हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, उसके चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आपको जो यूनिट फर्स्ट है उसका आपको फर्स्ट चैप्टर प्रोवाइड है और जो मैं अभी आपको सेकंड चैप्टर प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अलावा भी मेरे पास जो मेरे चैनल पे आपको सेकंड यूनिट जो है ना आपकी, उसके भी 2 चैप्टर्स आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड कराए गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी गई होगी तो आप उस वीडियो को देख लेना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और आपने उस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा एक तरीके से आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मैं एक तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई कि मुझे ये वीडियो लानी पड़ी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि मैम आप में हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दीजिए, इस बुक को। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं इतनी डिमांड सुन नहीं पाती हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आपकी उतनी हेल्प कर सकती हूँ। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम जो यूनिट फर्स्ट चैप्टर उसका चैप्टर सेकंड करने वाले हैं। ओके, तो इसका जो नेम है ना वो भारत में नीतियों का अवलोकन। अब भारत में नीतियाँ, अब जैसे कि ये जो नीतियाँ लिखा गया ना, तो इसका मतलब है जो भारत में शिक्षा नीति को बनाया गया है, मतलब के लिए जो शिक्षा के लिए जो नीतियाँ लागू की गई हैं उसका अवलोकन करना है। इसके अंदर उसके ऑब्जर्वेशंस को देखना है कि क्या क्या उसके अंदर किया गया था, क्या उसके उद्देश्य थे। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी हमारे भारत में जितनी भी नीतियाँ अभी तक बनाई गई हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो NEP, हम वो NPE बोलते हैं ना, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, तो ये जितनी भी बनाई गई हैं तो किस किस सन में कौन सी नीति अपनाई गई है और उसके अंदर क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं, क्या क्या उसकी सिफारिशें रही हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाला है। तो फर्स्टली तो हम ये जानना थे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आखिर में होती क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं, तो अगर मैं आपको जैसे कि इन शॉर्ट वे में बताना चाहूँ कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आखिर वो होती क्या है, तो जैसे कि आप जानते हैं नीति मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ की प्लानिंग करना कि हाँ आखिर में हमें अपनी शिक्षा को किस टाइप से क्या कर जाए, उसमें सुधार किए जाए, जिससे कि जो शिक्षा है उसकी बढ़ोतरी की जा सके, लोगों तक वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जा सके, जिससे कि लोगों में क्या हो, भेदभाव खत्म हो, धर्म जो जाति को लेकर भेदभाव होता है उसको खत्म हो। तो इसके अंदर मैंने यही लिख रखा है ना कि जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक निश्चित स्तर तक सभी विद्यार्थियों को जाति, धर्म, स्थान या लिंग भेदभाव किए बिना एक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा अपना प्रमुख उद्देश्य मानती है। तो इस नीति में यही उद्देश्य मतलब किया जाता है ना, कि इनका यही मोटिव रहता है ना शिक्षा नीति का, कि ऐसी शिक्षा प्रोवाइड की जाए जिसमें क्या ना हो, एक तरीके से किसी को भी लेकर भेदभाव ना हो, कोई भी मतलब लिंग में भेदभाव ना किया जाए। तो ऐसी एक क्वालिटी की क्या करना, एजुकेशन को प्रोवाइड कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। और इसकी संप्राप्ति हेतु प्राप्त वित्त पोषित कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए तत्पर है। मतलब कि जो सरकार होती है, आपने देख लिया जो सरकार है, जब कोई भी शिक्षा के लिए कोई भी नीति अपनाती है या उसमें एजुकेशन में कुछ भी सुधार करना चाहती है, तो वो कितना मतलब एक तरीके से उस पर खर्चा भी करती है। आपने देख रखा है कि हमारी जो सरकार का जो एक तरीके से जो वो होता है, जो हमारे फाइनेंस जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जब बजट पास होता है तो उसके अंदर शिक्षा को लेकर अलग उसमें खर्चा उसका इन्वॉल्व किया जाता है, या फिर किसी भी खेल कूद के क्षेत्र में इतना मतलब पैसा लगाएगी सरकार। तो ये सब क्या है, तो यही चीज़ इस लाइन में कही गई है ना, कि जो इसका एक तरीके से क्या होता है, इसके प्राप्त हेतु वित्त पोषित कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए क्या रहती है, सरकार हमेशा तत्पर रहती है। और 1968 की शिक्षा नीति के निर्देश अनुसार एक समान स्कूली शिक्षा को क्या करना था, लागू करने के लिए ये कृत संकल्प था। अब हम इसके अंदर ना अभी ये देखेंगे ना कि कितना हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, जितनी भी हमारे मतलब भारत की जो शिक्षा नीति रही है, वो किस किस सन में कौन कौन सी नीतियाँ आई थी। मतलब कि एक आपकी थी 1968 की, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है, एक तो 1968 की थी आपकी, फिर एक आई थी उसके बाद 1986 की, मतलब इसमें कुछ चेंजेस करके किया गया था, फिर ऐसी आपकी आई थी 1992 में। तो ये सब क्या था, ये जैसे कि मान लीजिए इस टाइम पे कुछ मोटिव इन्होंने निर्धारित किया था कि हाँ हमें इस टाइम तक ऐसा हमें शिक्षा में ये सब सुधार करने हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते चले गए, हमारा जब मतलब प्रोग्रेस होने लग गई, तो हमें और चीज़ों की नीड पड़ने लग गई, तो फिर हमने उसमें चेंजेस किए। फिर ऐसे मतलब चेंजेस होते रहते। कभी भी आपने देखा होगा, अभी भी फिलहाल भी एक नई शिक्षा नीति आई थी, जिसमें आपने सुना होगा कि जैसे कि जो आपकी जो 10th में हम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लेते हैं, अब ये चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी, हमें डिफरेंट सब्जेक्ट को हम चूज़ करने के वो रहेंगे, काबिल रहेंगे। तो ये अभी तक मतलब इतने अच्छे से मतलब प्रॉपर वे में अभी तो लागू नहीं हुई है, बट हाँ ऐसा कहा गया था ना। तो सेम वही चीज़ थी ना, कि पहले भी ऐसे ही जब हमें नीड पड़ती थी किसी चीज़ की कि हमें क्या चेंजेस करने चाहिए अपनी एजुकेशन को और ज़्यादा क्या करने वाले, क्वालिटी लायक बनाने वाली, कि गुणवत्ता वाली हमारी जो शिक्षा रहे वैसी रहे। तो इसके लिए सरकार क्या करती रहती है, हमेशा नई नई नीतियों को लाती रहती है और इन नीतियों में क्या करती रहती है, सुधार करती रहती है।
तो यही चीज़ है, इसके हम अवलोकन, इसके ऑब्जर्वेशन को अच्छे से देखेंगे, क्या इसकी सिफारिशें रही थी, इसके क्या उद्देश्य रहती, इसकी क्या विशेषताएं रही थी। अभी हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्टली तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो भारत की जो शिक्षा नीति आखिर में होती क्या है, कि जिससे कि आपको एक पहले आपका एक माइंड में क्या बन सके, ओवरव्यू बन सके कि हाँ आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, आखिर में इसका मोटिव क्या रहता है। कोई भी शिक्षा नीति हो, अगर आज तक कोई भी नीति अपनाई गई है तो उसका क्या मेन मोटिव क्या रहता है। एक तो रहता है कि किसी में एक पर्टिकुलर ये मेन मोटिव रहता है, बट हाँ एक तरीके से आप ओवरऑल देखे जाए, ओवरऑल क्या मोटिव है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, तो इसके बारे में हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें तो फर्स्ट इसका उद्देश्य यह है कि छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति के साथ साथ चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास करना। इट मीन्स वो आपने देख रखा होगा कि बच्चे क्या होते हैं, वैज्ञानिक तौर पे तो बिल्कुल सही होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि किसी भी चीज़ में साइंस को लगाने की कोशिश करते हैं कि हाँ साइंस प्रूव करती है कि नहीं करती, बट हमें उसके साथ क्या क्या अपने अंदर करना है, हमें एक तरीके से अपने चारित्रिक जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको भी सुधारने का एक तरीके से शिक्षा वो राष्ट्रीय नीति का ये उद्देश्य रहता है कि हम अपनी क्या कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी को वो सुधार सके और आध्यात्मिक मूल्य का भी विकास करना चाहिए। तो इसका मेन मोटिव ये है। सेकंड इसका उद्देश्य है कि छात्रों में कर्म निष्ठा, धर्मनिरपेक्षता, मतलब किसी भी धर्म में क्या नहीं करना, एक तरीके से भेदभाव नहीं रखना, और सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता, देश की एकता एवं अखंडता एवं अंतर्राष्ट्रीय समाज को बढ़ावा देना। तो इसका एक ये भी उद्देश्य रहा है कि जो छात्रों में क्या ना हो, भेदभाव ना हो, किसी को भी लेकर वो जाति को लेकर या लिंग भेदभाव ना हो, किसी भी टाइप का क्या ना होना, भेदभाव ना होना, या धर्मनिरपेक्षता के उस सिद्धांत पर चलना, किसी भी धर्म में ये नहीं कि विश्वास ज़्यादा होना और किसी धर्म को तुच्छ समझना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर ये इसका मेन मोटिव रहता है जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है इसका। थर्ड इसका मोटिव है, जो उद्देश्य वो क्या है कि शिक्षा के द्वारा छात्रों का शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्य परक विकास करना, कि उनके क्या करना, फिजिकली भी और उसको मेंटली भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कोई भी वर्ड अगर नहीं समझ में आता, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कर्म वो धर्मनिरपेक्षता का मतलब बता दिया, आप कर्मनिष्ठा का मतलब तो आप जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्या हो, एक तरीके से अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हो, तो यही चीज़ होती है। अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब नहीं भी समझ में आता, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा, तो मैं उस वर्ड को कभी कभी क्या कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। बट हाँ अगर आपको नहीं भी समझ में आता ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करें, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ओके, अब हम देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट है, इसका क्या उद्देश्य है कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की वाहिका बनाना। इट मीन्स एक तरीके से जो शिक्षा है उसको अपने शिक्षा क्या करती है, हमें समाज में रहने लायक बनाती है। तो यही चीज़ है कि समाज में हम परिवर्तन तभी तो लाते ना, अगर मान लीजिए हमें ये चीज़, हमें वो क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में, ये पढ़ाया जाता है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आपसे छोटी जाति का है तो उसके साथ भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो ये हमें एजुकेशन से मिलती हैं चीज़ें। तो हमें जब ये पढ़ाया जाएगा तभी तो एक तरीके से हम इसको एप्लीकेबल भी कर पाएंगे ना, कि समाज में हम परिवर्तन लाने के लिए क्या होंगे, एक तरीके से उसकी वाहिका बन जाएंगे। तो यही चीज़ कही गई है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ये भी उद्देश्य रहता है कि हम क्या कर सके, शिक्षा को ऐसा बनाया जाए जिससे कि क्या हो सके, जो समाज में परिवर्तन छात्रों के द्वारा क्या किया जा सके, समाज में परिवर्तन को लाया जा सके। फिफ्थ इसका उद्देश्य है कि छात्रों में परिस्थितियों की विषमता को बदल डालने का आत्मविश्वास पैदा करना, कि जो भी परिस्थिति रहती है, जो भी अगर नेगेटिव जो परिस्थिति होती हो उसको भी क्या कर देना, उनमें चेंज कर देना। तो इस टाइप का उनमें मेंटेलिटी को क्या करना, डेवलप करने का इसका उद्देश्य रहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए वो छात्रों को जिससे कि क्या हो सके, उनका एक तरीके से मेंटली तो हो ही हो और साथ ही साथ फिजिकली भी, और उसका हर चीज़ से क्या होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। सिक्स्थ है इसका उद्देश्य है कि सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक परिवेश के प्रति जागरूकता पैदा होना, कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, सोशली क्या चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। हमारी बुकों में भी आपने देख रखा होगा कि हमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, प्लस हमें पॉलिटिकल भी पढ़ाई जाती है कि राजनीति कैसी होती है, राजनीति में वर्क कैसा होता है। तो ये सब क्या होती है, हमें अपने एक तरीके से समाज के हमें पहले का बताया भी जाता है, प्लस हमें ये भी बताया जाता है कि इस टाइम पर हमारी पॉलिटिक्स किस टाइप से काम कर रहे हैं, हमारी जो राजनेता हैं वो किस टाइप से काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि हमें इस चीज़ से क्या करवाना, अवगत करवाना, इसके बारे में क्या करना है, जागरूक बनाना होता है। तो इसका एक ये भी मोटिव होता है। सेवेंथ है इसका उद्देश्य कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति, उसकी क्षमता एवं सृजनशीलता को बढ़ाना होता है, कि जो हमारी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति है उसको भी क्या करना है, इंक्रीज करना। इसका ये भी उद्देश्य रहता है शिक्षा नीति का। शिक्षा नीति के अंदर इसमें जो प्लानिंग की जाती है शिक्षा नीति को लेकर, उसके अंदर यही चीज़ें इन्वॉल्वमेंट की जाती है ना, कि हम शिक्षा के थ्रू छात्रों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं, छात्रों को क्या क्या, जो स्टूडेंट है उसको ऐसा कैसा डेवलप कर सके जिससे कि क्या हो सके, वो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके, प्लस अपनी मेंटेलिटी और अपनी जो फिजिकली है उसको भी क्या कर सके, उसका भी विकास कर सके। तो इसका मेन मोटिव यही रहता है। आपने देखा कि ऊपर से नीचे अभी तक मैंने
मेन मोटिव में बताया, तो मैंने मतलब कि एक ही बात चल रही है कि हाँ क्या करना है, छात्रों को अच्छे से एबल बनाना, कि जिससे वो समाज में एक तरीके से समाज में परिवर्तन की वाहिका बन सकें, या फिर एक तरीके से सामाजिक और आर्थिक तौर पे वो बनाना, सुदृढ़ बनाना, या फिर इसके अंदर क्या करना, छात्रों का शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्यपरक विकास भी करना। तो मतलब एक ही बात चल रही है इसके अंदर, और धर्मनिरपेक्षता का विकास करना, कि जिससे कि धर्म में कोई भी भेदभाव ना हो, किसी के अंदर भी क्या ना हो, भेदभाव ना करना। तो इसका मेन मोटिव यही रहा है। एंड 7 पॉइंट आपका मैंने आपको बता दिया। एंड 8 पॉइंट आपका, इसका ये 8वां उद्देश्य जो है ये क्या है कि वर्तमान विशिष्ट वर्गीय शिक्षा को जन जागरण की शिक्षा के रूप में क्या करना, परिवर्तन करना। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हम इस नीति के निम्न तत्वों के क्रियान्वयन पर ध्यान देकर सुधार कर सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व का निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि भारत की विभिन्न नीतियों का अवलोकन। अब जैसे कि आप लोगों मैंने बताया था कि जो हमारी नीतियाँ थी, बनाई गई थी विभिन्न शैक्षिक नीतियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी आपकी 1968 की, जिसे हम क्या कहते हैं, NPE भी कहते हैं। अगर कहीं कहीं पे आपको NPE लिखा आ जाए तो मतलब क्या क्या है, हाँ NPE मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो क्या करना है, एक तरीके से पॉलिसी बनाई जाती है जो एजुकेशन को लेकर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिंदी में मैं कहूँ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इंग्लिश में NPE मीन्स नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारी 1968 में फर्स्टली बनाई गई थी। उसके बाद आपके कुछ उसमें मतलब कि उसमें चेंजेस किए गए, मतलब उसके एडवांस चीज़ें उसमें जोड़ी गई। तो उसके बाद 1986 में भी नई नीति आई थी, फिर उसके बाद 1992 में आई थी, जिसे हम कार्य परियोजना द प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अब इन्हीं के बारे में हम अच्छे से इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की गई थी, इसका क्या मेन मोटिव रहा था, इसकी क्या सिफारिशें रही थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं विभिन्न शैक्षिक नीतियाँ एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1968। ये आपको सन बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपको अगर ये याद हो गया 1968, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई है, मतलब इन्वो हो गई है, अपोजिट हो गई है। आपने देखा कि 8 आगे चला गया है और जो आपका जो 8 वो है 6 है वो पीछे चला गया है। तो आप इजीली इसको याद कर सकते हैं 1968 और 1986 और 1992 तो डिफरेंट है, वो तो एकदम आपको देखते ही याद हो जाएगा। और मैं इतनी बार आपको इस वीडियो के अंदर रिपीट भी कर दूंगा, जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आपके बैठ जाएगा, आपको स्पेशली इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो मैं 101% की आपको कह सकती हूँ। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राष्ट्रीय शिक्षा के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम 1968 में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा करना था। जब हमारी एक तरीके से हमें स्वतंत्रता मिली थी, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए ना सरकार ने सबसे पहला क्या किया था, 1968 में क्या किया था, राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी कि हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 1968 में इसकी घोषणा की गई थी। तो यही चीज़ें, जैसे कि आपको मैंने अपने अगर मेरा पहला चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर नहीं, जबकि यूनिट सेकंड भी मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, जो मेन चैप्टर थे मैंने आपको वो प्रोवाइड कर दिए थे पहले, क्योंकि ना उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाना। और कोठारी आयोग का तो एक नए क्वेश्चन में आपको 101% कह रही हूँ कि आएगा ही आएगा। आप इसको तो जरूर करके चले जाना। जो मैंने आपको इससे रिलेटेड आपको चैप्टर प्रोवाइड करवा रखा है ना, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो मैंने आपको जो कोठारी आयोग का जो चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है, वो तो उसमें आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग होता है ना, मतलब कि राष्ट्र के लिए जो भी नीतियाँ, वो शिक्षा के लिए जो भी नीतियाँ बनाई जाती है, जो भी उसके लिए कुछ सुधार करने के लिए कुछ भी किया जाता है, तो वो एक आयोग करता है। उसी आयोग का नाम क्या है, कोठारी आयोग है। उसको हमको क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपका अगर आ जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग बोल दे या आपको कोठारी आयोग बोल दे, वो बात एक ही हो जाएगी। ओके, तो कोठारी आयोग के सुझाव के अनुरूप ही भारत सरकार ने इस नीति की घोषणा की थी, जो 1968 की नीति थी। और इस नीति ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने तथा सभी स्तरों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत पूरे देश में एक ही प्रकार की शिक्षा पद्धति का पालन करने का निर्देश दिया गया था। इसके अंतर्गत ये किया गया था ना कि 1968 के अंदर ना ये किया गया था ना कि पूरे देश में मतलब एक ही टाइप की शिक्षा का क्या कराया जाएगा, वो मतलब प्रोवाइड करवाई जाएगी, कि एक ही प्रकार की शिक्षा सभी को क्या होगी, एक तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात है ना, ये राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पहल थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद हमने जो फर्स्ट पहल की थी वो ये 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ये बनाकर की थी। जिससे कि क्या कि जैसे इसका उद्देश्य क्या था कि शिक्षा नीति को राष्ट्रीय रूप से क्या करना है, स्थापित करना था। इट मीन्स नेशनल लेवल पे क्या करना है, इसको एक तरीके से प्रोसीड करवाना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुझाव केंद्र सरकार के एक समूह कोठारी आयोग ने रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी नीति अपनाई जाती है तो उसको मतलब अगर मान लीजिए
कोई भी चीज़ काम करवाना है तो वो पहले तो फर्स्ट जो केंद्र सरकार के उसके अंदर ही आता है, जो मतलब उसका मामला होता है, जो केंद्र सरकार के अंदर जो भी वर्क होता है उसके अंदर काम किया जाता है। तो ये कौन पूछेगा? कोई आयोग होगा तभी ना, कोई आयोग बनी होगी, कोई एक तरीके से कमेटी होगी, तभी तो वो जाके उसकी बात केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी ना। तो ये जो फर्स्ट इसकी एक तरीके से पहल जो की थी ना, किसने की थी? कोठारी आयोग ने रखा था केंद्र सरकार के सम्मुख। और इस नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया था कि इसके अंदर क्या किया जाए, जो शिक्षा की गुणवत्ता, जो क्वालिटी है उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए और व्यापक स्तर पर क्या किया जाए, एक तरीके से इसको शिक्षा को बढ़ाया जाए। तो इसके अंदर ये किया गया था। और शिक्षा नीति लगभग 17 आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित थी, जो इसकी 17 मेन प्रिंसिपल्स थे कि हाँ हम ये चीज़ें क्या करनी है, फॉलो करनी है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत ये 17 सिद्धांत इंक्लूड करे गए थे कि हमें मान लीजिए कि लिंग भेदभाव को ज़्यादा नहीं बढ़ाने देना है, या फिर मतलब कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं, आपने सुन रखा होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो ज़रूर आपने सुना होगा कि 6 से 14 साल को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करी गई थी। तो मतलब इन्हीं नीतियों के थ्रू होता है कि क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाए जिससे कि शिक्षा क्या हो, सभी तक पहुँच सके ईजिली वे में। ऐसा ना हो कि किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने में क्या हो, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े। तो इसका मेन मोटिव यही रहता है। तो इसके अंदर 17 सिद्धांत ऐसे 17 प्रिंसिपल्स थे जो इस 1968 शिक्षा नीति के अंदर रखे गए थे। थोड़ी सी मेरी टंग स्लिप हो जा रही है तो आप उसको इग्नोर करना, बिकॉज मैंने आपको इसके अंदर लिख के दे रखा है। कभी कभी होता है कि हाँ मैं थोड़ा सा फ्लुएंटली वे में बोल देती हूँ, तो उससे क्या होता है, मेरी टंग कभी कभी स्लिप कर जाती है। तो आप इसको इग्नोर करना बिल्कुल, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट आने लग जाते हैं कि मैम आप ऐसा बोल रही हो या वैसा बोल रहे हो। तो थोड़ा बहुत इसको इग्नोर किया करो, क्योंकि आपको पढ़ने पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि किसी के बोलने के तरीके के ऊपर आपको। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की जो समीक्षा थी वो किसने की थी? कोठारी आयोग ने। वो भी कब की थी? उन्होंने 1961 से 1966 के मध्य सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा से रिलेटेड अगर कोई भी नीति पॉलिसी बनाई जाती है तो वो किसके सामने रखी जाती है? कौन रखता है उसको? सरकार के सामने। कौन रखेगा? केंद्र सरकार के सामने। कौन उसको प्रस्तुत करेगा? तो कोई उसकी कमेटी होगी, कोई आयोग बनाया गया होगा, तो उसी को हमने क्या कहा है? कोठारी आयोग का है, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग भी कहते हैं। तो इन दोनों टर्म में आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल दें या फिर कोठारी आयोग बोल दे, वो दोनों एक ही है आपकी, क्योंकि उसका ही नाम क्या है, एक तरीके से कोठारी आयोग था। अब आपने अगर कोठारी आयोग वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो पढ़ रखा होगा तो आपको ज़रूर यहाँ पे जरी से भी कंफ्यूजन नहीं होगी तो आखिर में कोठारी आयोग होता क्या है। तो यही चीज़ है कि इसके अब मैंने बताया कि इसको किसने प्रस्तुत किया था? कोठारी आयोग ने 1961 और 1966 के मध्य ही प्रस्तुत करा था केंद्र सरकार के सामने। कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा नीति के उपलक्ष्य में यह समीक्षा 9 पृष्ठों में प्रस्तुत की गई थी। और इसके अलावा और जैसे कि मैंने आपको इसको 9 पृष्ठों में प्रस्तुत भी की गई थी, प्लस इसमें 17 महत्वपूर्ण क्या थे? सिद्धांत थे, जो 17 प्रिंसिपल्स हैं कि हाँ क्या क्या इसके अंदर हमने मेन मोटिव रखा था कि क्या क्या हमें अचीव करना है इसके अंदर, कैसे कैसे हमें एक तरीके से अपनी जो शिक्षा है उसको क्या करना है, सुधार उसका करना है। इसके अलावा इस नीति में 10 से 14 वर्षीय विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की आधारभूत पाठ्यचर्या का निर्माण करने पर भी अधिक बल दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से वो किया जाए, इसके लिए इसके ना बहुत ज़्यादा 17 सिद्धांत जोड़े गए थे। अब उन 17 सिद्धांतों में कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे ही उनमें से एक था कि जो 10 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जाए, एक तरीके से मुफ्त शिक्षा उनको प्रोवाइड की जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे छोटे छोटे कारखानों में काम करने लग जाते थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए भी जो नई नीति बनाई गई थी शिक्षा को लेकर, तो इसके अंदर ये इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया था ना कि जो 6 से जो 14 साल के तक के बच्चे हैं, आप 10 से मत बोलना, इससे अगर आप 6 से 14 साल के तक के जो बच्चे हैं उनको क्या करी जाए, अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करी जाए। तभी आप देखते हैं कि जो आज का जो कारखानों में जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, अब वो नहीं किया करते ना। पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सब बहुत ज़्यादा चलती थी ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ें होती हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धांत जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या क्या है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। जो आप सिद्धांत का मतलब समझते होंगे ना कि क्या क्या एक तरीके से इसका क्या मेन सिद्धांत था जिसके ऊपर हमने इस 1968 की नीति को क्या कहता है, एक तरीके से अग्रसर किया था, इसको प्रोसीड किया था। तो यही चीज़ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। अब हम इसको देखते हैं कि क्योंकि मैंने आपको पॉइंट वाइज लिख रखे हैं। मैं कोई भी चीज़ पॉइंट वाइज ही आपको वो करती प्रोवाइड कराती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पॉइंट वाइज अच्छे लगते हैं। मैं जैसे कि मैं अगर वो होता ना, जैसे होता नहीं हम कि टीचर्स को भी पॉइंट वाइज ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि टीचर्स क्या कहते हैं, चेक करते ना, तो उनको चेकआउट करते ना तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली वे में चेक हो जाता है और उनको लगता
है कि हाँ बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट लिख रखे हैं, तो उससे क्या होता है ना, मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा ईजिली आपको लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है एक मार्क्स गेनिंग पॉइंट करने में। प्लस आपकी जो पेजेस की जो लेंथ होती है वो भी प्लस उसमें इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसको हमने मेन पॉइंट्स हमने लिखे होते हैं, तो टीचर को सीधे इंटरेक्शन पड़ता है, सीधे उस पर ध्यान पड़ता है कि हाँ बच्चे ने ये लिख रखा है, सीधे टीचर चेक करते चली जाती है और आपको क्या हो जाता है, मार्क्स गेन हो जाते हैं आपकी ईजिली। फिर टीचर को ऐसा नहीं लगता, अगर मान लीजिए एक पैराग्राफ आपको मैं लिख कर दे दूँ और एक पॉइंट वाइज लिख कर देती हूँ, तो आपको कितना ईजी, कौन सा ईजी पड़ेगा आपको पढ़ने में, पॉइंट वाइज वाला ईजी पड़ता है। तो यही चीज़ें होती है कि जो पॉइंट वाइज वाले होते हैं ना वो ज़्यादा हमें अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं और उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है कंपेरिजन टू जो पैराग्राफ में लिखे होते हैं। पैराग्राफ में है ना पढ़ने में भी एक तरीके बोरियत सी फील होती है, पर पॉइंट वाइज में कभी भी बोरियत फील नहीं होती। तो मैं आपको कभी भी देखा होगा, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देख रखी होंगी, उसमें भी मैं आपको पॉइंट वाइज ही प्रोवाइड करने की कोई भी चीज़ कोशिश करती हूँ। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर क्या क्या इसके सिद्धांत है, अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें मुख्य रूप से पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में कार्य किया गया था। अब जिसको मेन सिद्धांत, इसके अंदर जो मेन प्रिंसिपल था इसका क्या था, जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य जो वो है चर्या है, या जो हमारा जो आपका जो पाठ्य कार्य होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, आपका जो सिलेबस है, उसमें एक तरीके से सुधार करने की इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं दिशा की ओर इसमें क्या कहता था, काम किया गया था। एवं इसमें प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु उपयोग में लाई जाने वाली पुस्तकों का मूल्य कम से कम रखने की भी मांग की गई थी। जो हमें प्रारंभिक, जो हमें एक तरीके से 6 to 8 तक की जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, या माध्यमिक जो शिक्षा में प्रोवाइड की जाती है, तो इनकी बुकों के जो प्राइस है वो कम करने की कोशिश की गई थी, जिससे कि क्या हो सके, सभी को क्या हो सके, बुक प्रोवाइड हो सके और सभी को एजुकेशन क्या हो सके, प्रोवाइड ईजिली हो सके। ऐसा ना हो कि किसी को भी बुक खरीदने में प्रॉब्लम हो तो वो क्या ना कर सके, एजुकेशन को प्राप्त ना कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर ये चीज़ें को ध्यान रखा गया था, इसका मेन सिद्धांत ये था। एंड सेकंड पॉइंट आपका कि इस प्रकार की शिक्षा नीति में कृषि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो जो हमारे उद्योग हैं, जो वो हैं एग्रीकल्चर के हमें ज़्यादा पढ़ाया जाने के ऊपर ध्यान दिया गया था कि एग्रीकल्चर से लोगों को क्या पता चले कि हमारे जो अभी जो हमारा एक तरीके से, अगर आपने देखा होगा कि जो अभी भी हमारा जो इंडिया है वो एग्रीकल्चर के उसमें ही लगा हुआ है, जो हमारी आधी से ज़्यादा जो वो है जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर में ही है, और जो हमारी उससे ज़्यादा मतलब है तो वो हमारे उद्योग क्षेत्र में है। परंतु जो हमारा जो थर्ड सेक्टर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम लोग होते हैं। अगर आपने फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और जो तृतीय क्षेत्र होते हैं, जो आपने टर्टियरी सेक्टर होता है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र में। उसमें क्या होता है, कृषि होता है। तो इसके ऊपर ध्यान दिया गया था कि जो हमारी जो शिक्षा की नीति क्या बनाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र से संबंधित शिक्षा प्रदान करने पर क्या गया था, विशेष बल दिया गया था। फोर्थ पॉइंट आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में परीक्षा प्रणाली को वैध एवं विश्वसनीय बनाने की दिशा में भी, उसमें भी कार्यगर मतलब काम किया गया कि हम इसके अंदर क्या ये सब क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, लोग इसकी ओर अपने ध्यान आकर्षित करें, जिससे कि क्या हो, हमारी जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें क्या हो सके, सुधार किया जा सके। एंड फिफ्थ पॉइंट आपका कि इस शिक्षा नीति में आध्यात्मिक शिक्षा को तेजी से विकास करने की मांग रखी गई थी, जिसकी सहायता से वंचित वर्गों तक आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाया जा सके। जो एक तरीके से इस चीज़ से मतलब दूर है उन्हें तक क्या किया जा सके, ज्ञान की प्राप्ति करवाई जा सके। तो इसलिए भी इसका मोटिव ये भी रहा था। एंड आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इस प्रकार की शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को पर्याप्त सुविधा प्रदान करने की क्या किया गया था, प्रस्ताव लिखा गया था। इसके अंदर नॉर्मली मैं आपको यही बता रही हूँ कि इसमें क्या किया गया था, इन्होंने क्या सोचा था, इस नीति के अंतर्गत इन्होंने क्या पॉइंट्स को एक तरीके से मेन अपना वो रखा था कि हाँ हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर छात्रों को सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, जिससे कि क्या हो सके, जो हमारी एजुकेशन जो है प्रणाली उसको और ज़्यादा अग्रसर किया जा सके। जैसे कि आप देखती हैं कि पहले के टाइम पर लोग सिर्फ 8वीं तक पढ़ते रहते थे या 10वीं तक पढ़ते थे, या कोई कोई तो 5th तक पढ़ता था। तो ऐसा क्यों था, जो हमारी जो नीतियाँ थी, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, एक तरीके से जो हमारी शिक्षा को लेकर लोग क्या नहीं थे, अग्रसर नहीं थे, जागरूक नहीं थे। तो इस कारण से क्या किया गया था कि ऐसे एक तरीके से अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप जैसे कि आप देखते हैं कि स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को खाना भी दिया जाता है, प्लस बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है 8 तक के जो बच्चे होते हैं उनको, प्लस उनको पैसे भी मिलते हैं। तो ये सब क्या है, सरकार नीतियों के थ्रू ही ये सब चीज़ें करती है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि सरकार लोगों को क्या कर सकती है, बच्चों को क्या करती है, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, जिससे कि बच्चे क्या होते हैं, उसकी ओर अट्रैक्टिव होते हैं और बच्चे उसके थ्रू क्या कर लेते हैं, अपनी शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही चीज़ें हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने पर भी अधिक बल दिया गया था। जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको भी क्या किया जा सकता है, शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, इसके ऊपर भी इसके अंदर क्या ध्यान दिया गया था। अभी मैं आपको ना 1968 का पढ़ा कर, फिर उसके बाद मैं आपको 1986 का पढ़ा के ना इसमें आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कि इसमें क्या किया गया था और इसके बाद इसमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो 1986 में फिर नीतियाँ अपनाई गई, तो उसके अंदर क्या क्या सुधार किए गए थे, क्या क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी, तो उसके अंदर मैं अभी आपको उसके डिफरेंस भी बताऊंगी। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना, मैं कह रही हूँ ना कि आपको सिर्फ आप इस वीडियो को देख कर भी चल जाएंगे ना पेपर के अंदर, तो भी आपको मैं 101% कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से इसके अंदर क्वेश्चन बनाने में लिखने में ईजिली पड़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बता ही दूंगी ना कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको इसको रेटिफिकेशन करना पड़ेगा। आप सीधे इसको एज इट इज़ आपके दिमाग में ये चीज़ें सारी की सारी सेट हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ ना इस टाइप से पढ़ाना कि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ें सीधे बैठ जाए, ऐसा ना हो कि उनको फिर बाद में वही रेटिफिकेशन करना पड़े, ऐसा कुछ ना करना पड़े। आपको मेरा ये मोटिव रहता है। और मैं आपको खुद, मैं कहती नहीं हूँ, मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ना कि जैसे कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कि मुझे जैसा समझ में आया ना मैं वैसा समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ बच्चों को एक भी चीज़ें ना रह जाए। पर बाई चांस हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, अगर कुछ चीज़ें मतलब हो जाती छूट जाती है तो उसको आप इग्नोर किया करें, और अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आता तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोला करें कि हाँ आपने ये इस वर्ड का मतलब नहीं बताया, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका वर्ड का मतलब या कुछ भी, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करें, मैं आपको उसको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो यही चीज़ें अपन इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो मेन मतलब इसका 1968 की जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, इसका एक नेक्स्ट सिद्धांत ये है कि इस शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम के साथ साथ खेल कूद की भी उचित व्यवस्था करनी थी। कि आपने देख रखा कि हमारे स्कूल में अब 11th-12th में आपने देखा होगा कि अगर आपने पढ़ रखा हो तो उसमें आपको फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट भी दिया जाता था। उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हमारे यही तो होता था ना, खेल कूद के उसमें हमें पढ़ाया जाता था, प्लस हमें हमारे जो गेम्स के पीरियड भी लगते थे। तो ये सब क्या है, इसके अंदर मतलब ये चीज़ें है ना कि 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब लाया गया तो उसके अंदर सरकार ने ये चीज़ भी ध्यान रखी कि हमारे जो पाठ्यक्रम है वो तो रहे मतलब बच्चों को जो इनका सिलेबस है वो चीज़ें अच्छे से पता हो, मतलब उसको एक तरीके से वेल स्ट्रक्चर वे में हो वो चीज़ें, जिससे कि बच्चों को ईजिली वो क्या कर सके, वो समझ सके उसको और वो उसको ज्ञान प्राप्त उसका कर सके। परंतु उसके साथ साथ क्या ज़रूरी है, जैसे बोलते हैं ना कि पढ़ने के साथ साथ खेलना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो यही चीज़ है कि सरकार ने फिर इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कि बच्चों को क्या कर सके, खेल कूद की भी उचित व्यवस्था की जाए। तो इस 1968 शिक्षा नीति के अंतर्गत ये भी किया गया था। अब इस नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार की शिक्षा नीति में अनुसंधान एवं विज्ञान शिक्षा को भी अधिक महत्व दिया गया था। कि इट मीन्स एक तरीके से साइंस के साथ साथ आपको हर चीज़ का मतलब ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि हाँ आप ओनली इसमें क्या किया गया था ना कि आपको साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में भी क्या करना है, इसका अधिक महत्व इसका दिया गया था, जिसके अंदर बच्चों को क्या किया जा सकता है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए। तो यही चीज़ थी, आपने देख लिया कि 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर इसके क्या क्या मेन प्रिंसिपल्स थे, क्या क्या इसका उद्देश्य था, क्या क्या सरकार जो थी वो करना चाहती थी कि हाँ इसके अंदर ऐसी चीज़ें क्या कही जाए, हम इन्वॉल्व करेंगे कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी मतलब होती हैं, जो विश्वविद्यालय होते हैं उसके अंदर बच्चों को सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। जो मतलब छोटी क्लास में बच्चे होते हैं, जो माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल होते हैं उसमें भी अच्छे से क्या किया जाए, स्कूल के अंदर वो सुधार किए जाएँ और बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की जा सके, मानसिक उनका विकास हो, इस टाइप की शिक्षा को प्रोवाइड करवाना इसका मेन मोटिव था। मतलब इसके मूल सिद्धांत के अंदर ये चीज़ें रखी गई थी। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का क्या क्या चीज़ें थी, इसके अंदर क्या इसका उद्देश्य था और इसके क्या क्या मूल सिद्धांत थे। अब मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर, फिर डिफरेंस भी बताऊंगी। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको 1968 और 1986 के डिफरेंसेस भी बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब नहीं, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। क्योंकि कोई भी चीज़ नीति अगर सुधार किया जाता है तो जो चीज़ बुराइयाँ होती है उसको हटा दिया जाता है और जो चीज़ अच्छी होती है उसको प्लस कर दिया जाता है। तो यही चीज़ें कि इसके अंदर फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड की गई होंगी। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से क्या करना था, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया था। कि जो हमारा जो एक तरीके से जो प्राथमिक स्तर के जो होते हैं ना विद्यार्थी, उनको एक तरीके से हमें क्या किया जाए, फ्री की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जिसके आप देखते भी हैं कि हमें 6 to 8 तक कैसे प्रोवाइड की जाती है, हमारी जो क्या किया जाता है, हमें बिल्कुल मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत पड़ती है स्कूल के अंदर, नहीं ना, बट 9th के बाद से आपको कुछ फीस देने की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब महीने में कुछ मतलब बहुत कम लगती थी, वो 100 रुपीज़ भी चार्ज नहीं होती थी, मे बी बहुत कम फीस लगती थी। तो वो क्या थे, 60 कुछ रुपीज़ चार्जेस होते थे उसके। तो ये सब क्या था, तो यही चीज़ है ना कि 8 तक की प्राइमरी जो आपका जो वो था स्कूल, उसके अंदर आपको क्या किया जाए,
निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और इसे संपूर्ण देश में मई 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया था। मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया था, इसको लागू किया गया था, जिसकी स्थिरता वर्तमान समय तक समान रूप से बनी हुई है। जैसे कि अभी आप देखते भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपको अभी भी 6 to 8 तक क्या की जाती है, मुफ्त एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं आप तो आपको फ्री की एजुकेशन मिलती है, प्लस आपको 9th के बाद थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ते हैं, बट वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते कि जिससे कि आप नया पे कर सकें, उसको भी आप पे ईजिली कर पाते हैं। तो यही चीज़ है कि 6 to 8 क्या करना है, एक तरीके से आपको मुफ्त एजुकेशन देखना है, जिसका कि एक तरीके से आपको अभी भी क्या मिलता है, जिसकी स्थिति अभी भी हमारे जो करंट टाइम में वर्तमान समय है इसमें अभी भी बनी हुई है। और इस प्रकार की शिक्षा नीति में राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान एवं कुशल युवक युवतियों को शिक्षा के आधार पर तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया था, कि एक तरीके से उनमें पर्सनालिटी डेवलप करना, उनकी क्वालिटीज़ को सुधारना। तो मतलब इसका एक तरीके से ये भी एक लक्ष्य रखा है इसके अंदर। और इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करने पर भी अधिक बल दिया गया था। अब मैं आपको बोलूँ ना, जो मैंने ये चीज़ आपको लिख रखी है इसके अंदर, कि इसके अंदर आखिर में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अंतर्गत था क्या चीज़, तो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चीज़ें आप ना अगर आप अपना दिमाग यूज़ करें थोड़ा सा, तो इसके अंदर आप उसको उद्देश्य के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर पेपर में कुछ भी आया था, आपको उद्देश्य पूछ ले तो आपको अब लिखना है, या उसके बारे में ब्रीफ आपसे नॉलेज पूछ ले तो भी आप इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि आप बताएंगे क्या 1968 की नीति के अंतर्गत आप बताना क्या चाहेंगे, यही तो बताएंगे ना कि इसके अंदर ये चीज़ किया गया था कि 14 से वो जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाए, या जो मतलब ये सब चीज़ें आप बताएंगे। तो यही चीज़ें उनको जो डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलप की जाए, मेंटल जो सिचुएशन उनको ये वो मेंटलिटी उनकी वो सुधारी जाए, तो इसके अंदर यही चीज़ें बतानी होंगी। तो आप इजीली बनाकर लिख सकते हैं। मैं आपको प्लस है ना, आपको पेपर का कैसे आपको वो लिखना है, मैं आपको ये चीज़ें भी वीडियो के अंदर बताती रहती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा बच्चों को पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें करना क्या है इसका। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना पता रहती है ना, तो ही हम आगे वो कर पाते हैं, देख पाते हैं, कुछ समझ पाते हैं। अदरवाइज तो फिर हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज़ हमें करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो यही चीज़ें होती हैं। तो यही इसके अंदर बोला गया ना कि इसके अंदर क्या किया गया था, कि सभी को क्या हो सके समान रूप से शिक्षा प्रोवाइड की जाए, इस पर क्या किया गया था, अधिक बल दिया गया था। और इसमें शिक्षा पद्धति का माध्यम जो था मातृभाषा थी, मतलब जो हमारी मदर टंग होती है, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जो हम बचपन से एक तरीके से हमने सीखी हुई होती है, उसमें ही क्या करना है, एक तरीके से शिक्षा को क्या करना, प्राप्त करवाना। जो बच्चों तक शिक्षा तभी तो पहुंचेगी ना। मान लीजिए कि आपको जापानीज आती नहीं और मैं जापानीज लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। बट हाँ, जो आपकी मदर टंग है, मतलब जो हम कैजुअली जो बोलते हैं हम नॉर्मल लाइफ में, अगर मैं उस वर्ड में आपको उस वे में आपको बताने की कोशिश करूँ तो ज़रूर आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। बट वही मैं अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, मतलब इस टाइप में आपको मैं बोलने लग जाऊँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यही चीज़ है कि इसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हम क्या कर सकें, इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत ये भी किया गया था ना, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये भी ध्यान दिया गया था ना कि हम क्या करें, जो शिक्षा का जो माध्यम रहेगा वो कैसे रहेगा, मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया था। यह मुख्य रूप से शिक्षा, जैसे कि आप क्षेत्रीय भाषा का मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप देखते हैं कि हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज थोड़ी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज थोड़ी बोली जाती है, मतलब थोड़ी उनकी टोन अलग होती है ना। आखिर में आती है उनको हिंदी भी आती है, बट थोड़ी उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो डिफरेंस होती है, बिहार में अलग थोड़ी होती है। तो अगर उनको उसी वे में अगर पढ़ाया जाए ना तो वो ज़्यादा उस चीज़ को समझने में एबल रहते हैं कंपेरिजन टू अगर उनको थोड़ा सा वैसे अदर वे में पढ़ाया जाए। तो इसके अंदर यही बात कही गई है। और यह मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली को क्या कहता है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभाजित करते हैं। जैसे कि आपने देख रखा है, अब इसके अंदर क्या बोला गया है, जो प्राथमिक शिक्षा हमारी वो होती है 1st to 5th क्लास तक की, जो उच्च प्राथमिक शिक्षा जो हमारी क्या होती है 6th to 8th क्लास तक की, या जो माध्यमिक शिक्षा, मतलब इस टाइप से इसको क्या किया गया था, वो डिवाइड किया गया है। फिर आपकी ये 9 to 10th हो जाएगी, फिर 11 जो आपकी उच्च शिक्षा ये आपकी क्या हो गई 6 to 8 हो गई, फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा हो गई आपकी 9th 10th, फिर आपकी जो उच्च शिक्षा हो गई वो क्या हो गई 11th 12th। तो इस टाइप से क्या किया गया, हमारी शिक्षा को क्या करेगा, विभाजित किया गया है। तो आप ज़रूर इसको जानते हैं कि हमने आज तक हमने यही तो पढ़ा है ना। पहले जो हम 1st to 5th हमारी एक होती है क्लास, फिर हमारी जो होती है 6 to 8 एक तरीके से कंबाइनेशन में होती है, फिर हमारी 9th 10th होती है, फिर हमारी 11th और 12th होती है। तो ये एक तरीके से 4 भागों में इसको क्या करा हमने शिक्षा को एक तरीके से डिवाइड कर रखा है। और जो आप बचपन में LKG UKG और नर्सरी और ये सब पढ़ते थे तो वो तो अलग ही हो गई। तो यही चीज़ है,
इसके अंदर तो यही बात कही गई ना कि हमारी जो शिक्षा है उसको हमें विभिन्न स्तरों पे क्या करता है, विभाजित करती है, जिसके कारण समय समय पर शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का चर्या का नव निर्माण किया जाता है। आपने देख भी रखा है कि आपकी जो सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होते रहता है, टाइम टू टाइम सरकार क्या करती है, उनमें चेंजेस करती रहती है। अब आपने देख रखा है कि हमारी जो 11th एंड 12th की अगर आपने पॉलिटिकल सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसके अंदर जो अयोध्या का जो केस था, अयोध्या जो था, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद था, अयोध्या विवाद। तो आप अगर मतलब मान लीजिए अब तो वो विवाद हट गया, अब तो राम मंदिर बन भी गया, तो ये चीज़ क्या है, अब जो नई बुकें आएंगी तो सरकार क्या करेगी, उस टॉपिक को या तो उसको मतलब हटा देगी, क्योंकि वो पॉलिटिकल में रहेगा, फिर वो हिस्ट्री में चला जाएगा। मतलब इस टाइप से क्या कर देगी सरकार, उसमें मॉडिफिकेशन भी करती रहती है। जो हमारी एजुकेशन की जो प्रणाली है, जो एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, उसको पाठ्य जो होता है हमारा सिलेबस होता है, उसके अंदर क्या करती है, चेंजेस करती रहती है, तो नव उसमें निर्माण किया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा कुल 12 भागों में विभाजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा के संबंधित कई योजनाओं की घोषणा की गई है। इस प्रकार की शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो उच्च शिक्षा के छात्रों को आर्थिक रूप से क्या करना, सहायता प्रदान करना, कि जो उच्च शिक्षा जो लोग छात्र जो प्राप्त करते हैं उनको क्या करना, एक तरीके से इकोनॉमिकली जो उनकी एक तरीके से फाइनेंशियल क्या करना, उनकी हेल्प करना एवं शिक्षा इस पद्धति में सुधार करना होता है। यह शिक्षा नीति देश के सभी विद्यार्थियों के जीवन को सामाजिक जीवन से जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है, जिससे वह समाज की वास्तविक आवश्यकताओं का अध्ययन करके एक बेहतर जीवन की स्थापना कर सके। अब जो उच्च शिक्षा जो लोग प्राप्त करते हैं उसके बाद आप जानते हैं कि हमें फिर अपनी लाइफ सेटल करनी होती है, लाइफ सेटल हम करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया इस 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत। आपको यही चीज़ बताई गई है। अभी मैं आपको डिफरेंसेस कराऊंगी ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ के अंदर की गई थी, प्लस 1968 में क्या किया गया था और 1986 में क्या क्या किया गया था। तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसको डिफरेंसेस वे में बहुत अच्छे से करवाऊंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश के लगभग सभी छात्रों को क्या किया जाता था, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा देने का भी प्रावधान किया गया है। अब 1986 के अंदर ये भी ध्यान दिया गया ना कि हम लोगों को क्या किया जाए, जो स्टूडेंट है उनको क्या कैसे शिक्षा प्रोवाइड किया टेक्निकल जो शिक्षा होती है, तकनीकी जो होती है। आजकल आप देखते हैं कि कोई भी काम आजकल आपका क्या हो गया, टेक्नोलॉजी के बेस पे हो गया है। कंप्यूटर है जिसको नहीं चलाना आता, जिसको मोबाइल की नॉलेज नहीं है, जिसको एक तरीके से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं रहता, वो एक तरीके से इस टाइम के लिए क्या हुआ है, पिछड़ा व्यक्ति माना जाएगा। जिसको इस चीज़ की नॉलेज होती है वो बहुत एक तरीके से लेवल में चल रहा होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा व्यावसायिक जो शिक्षा में प्रोवाइड की जाती है कि हमें एक तरीके से अपना मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करना है या हमें कैसे अपना सेटअप करना है, मतलब इस चीज़ों को हमें आजकल शिक्षा दी जाती है। आपने देख भी रखा होगा स्कूलों में कई बार मतलब वो भी लगते हैं, बीच बीच में कैंप लगते रहते थे, जिससे कि क्या होता था कि बीच बीच में हमें बाहर से टीचर्स आते थे, वो हमें बता देते कि आफ्टर 12th आप ये कर सकते हैं, ये व्यवसाय चुन सकते हैं, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सब क्या है, हमें करियर ऑप्शंस दिए जाते थे। तो ये इस चीज़ पे भी 1986 की नीति के अंतर्गत क्या किया गया था, ये चीज़ें भी इस पर फोकस की गई थी, जिसकी सहायता से वह भावी जीवन के लिए क्या कर सके, पूर्ण रूप से तैयार हो सके। यही चीज़ मैंने आपको बताई भी। अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं, जो 1986 की जो क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। अब एक सामान्य कोर और अन्य घटकों के साथ एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करना। इसके अंतर्गत एक तरीके से क्या किया गया था, जो हमारे पाठ्यक्रम थे, पाठ्यचर्या थी, उसके अंदर नव निर्माण किया गया था, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सभी छात्रों की शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब कि सभी को क्या हो सके, शिक्षा को प्रोवाइड करवाई जा सके। ऐसा ना हो कि कोई भी जो वर्ग का व्यक्ति है या अल्पसंख्यक है, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, क्या हो सके, इससे वंचित रह सके। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको इस चीज़ की क्या होनी चाहिए, अवेलेबल करवाई जाती है। 1986 की शिक्षा की नीति के अंतर्गत इस चीज़ पे भी ध्यान रखा गया था। तो इसके अंदर क्या है, इसकी एक तरीके से इसकी विशेषता हो जाती है। प्रत्येक शैक्षिक स्तर के लिए न्यूनतम शैक्षिक का उपलब्धि मानक होना, जीवन भर सीखने पर बल देना कि हाँ हमें अपनी लाइफ टाइम, हम आप जानते हैं ना कि हमारी मानव विकास है कैसा विकास, मतलब मानव कैसा है, वो लाइफ टाइम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता रहता है। चाहे आप वो फ़ोन में सीखें या अपनी अपनी बुक्स में सीखें या आप समाज में रहकर कुछ सीखें कि समाज में कैसे उठना बैठना बोलना तरीका कैसा, ये सब क्या है हमारे से सीखते हैं हम, क्या होता है। तो इसके अंदर भी जो 1986 की नीति के अंतर्गत इस चीज़ें में भी ध्यान दिया गया था कि हम क्या कर सके, जीवन भर क्या कर सके, सीखने पर बल दिया गया था। शिक्षा के माध्यम में समानता को बढ़ावा देना,
जो शिक्षा एक तरीके से शिक्षा के थ्रू ही हम क्या करते हैं, समानता हमारे, हम अगर मान लीजिए अगर हम अनपढ़ होते हैं, अनपढ़ व्यक्ति अगर मान लीजिए होते हैं ना कई कई लोग कि उनमें क्या होता है, भेदभाव की भावना बहुत ज़्यादा होती है कि हाँ हमें छोटी जाति से बात नहीं करनी चाहिए या बड़ी जाति है तो उससे दूर रहना चाहिए। मतलब इस टाइप की नेगेटिविटी को क्या करता है जो शिक्षा है वही खत्म कर सकता है। ओनली सिर्फ क्या है, जो शिक्षा का एक शिक्षक ही ऐसा, जो शिक्षा है ना वही एक ऐसा अस्त्र है ना जिसके थ्रू क्या हो सकता है, हमारी जो समानता असमानताएं हैं हमारे जो देश में उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इसके अंदर इसकी ये भी विशेषता रही है क्योंकि उसने क्या किया है, शिक्षा के माध्यम से समानता को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है महिलाओं में निरक्षरता का उन्मूलन की ओर ध्यान आकर्षित करना, कि जो महिलाओं में आप देखते हैं जो फेमस होती हैं बहुत ज़्यादा एक तरीके से कम पढ़ी लिखी होती हैं, या मतलब एक देखा जाता है, ऐसा नहीं होता कि हाँ होती हैं, बट पहले के टाइम पे आप देखते थे ना कि जो महिलाएं थी उनको कम मतलब वो किया जाता था, उतनी शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर मान लीजिए एक विलेज है उसके अंदर दो लड़का लड़की, एक लड़का एक लड़की है, और लड़के को तो बहुत दूर पढ़ने के लिए भेज देते थे उसके माँ बाप, बट लड़की को क्या करते थे कि उसको सिर्फ गाँव तक जिसने उसने शिक्षा प्राप्त की 8 तक 10वीं तक या 9वीं तक इस टाइप की उसने शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उसको घर में बैठा दिया जाता था। फिर उसके बाद उसको बाहर कहीं भी क्या नहीं किया जा सकता था, उसको फिर पढ़ाया नहीं जाता था। तो यही चीज़ें हैं कि क्या कर रहा है कि इसके अंतर्गत ये भी इसका उद्देश्य रहा था, या इसका एक तरीके से इसकी ये भी विशेषता रही है ना कि इसने क्या किया है कि महिलाओं में जो निरक्षरता का जो उन्मूलन इसने इसकी ओर ध्यान दिया है कि महिलाओं में जो निरक्षरता है उसको खत्म किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों के विशेष शैक्षिक अवसर प्रदान करना, कि जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो मतलब एक तरीके से जो समुदाय में सबसे कम जो अल्पसंख्यक हैं उनकी और भी ध्यान आकर्षित देना, क्योंकि वो भी अपने आप को क्या समझते हैं, वो पिछड़ा हुआ समझते हैं। इट मीन्स वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाते हैं, तो उनको एक तरीके से ऊपर उठाना। क्योंकि मान लीजिए कि 10 लोग, तो एक तरीके से आप मान लीजिए 10 का जो समुदाय है वो बहुत ज़्यादा वो है रिच है, और कुछ लोग होंगे जो नीचे तबके के होंगे। तो ये क्या है, मतलब इनमें मतलब बहुत कम लोग होंगे। तो अरे जैसे कि मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जैसे क्लास में कि 10 बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और 2-3 बच्चे जो बहुत ज़्यादा कम इंटेलिजेंट है, तो क्या ये इनकी जो अल्पसंख्यक जो हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को बहुत पीछे धकेलते हैं या पीछे अपने आप को बहुत समझते हैं। तो वो क्या है, उनको एक तरीके से क्या करना, उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उनके लिए ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ लाना जिससे कि क्या हो सके, वो भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा सके। जैसे कि आप देखते हैं जो SC कैटेगरी हैं, OBC कैटेगरी हैं, तो इनको क्यों इतनी छूट दी जाती है? क्यों, आपने देखा होगा कि अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी दिया जाता है तो आपने देखा होगा ना उनकी जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, या तो ज़ीरो ही होती है, नेगलेक्ट होती है। अगर मान लीजिए किसी की 100 फीस है, अगर जो जनरल कैटेगरी से है, तो जो SC होगा उसकी तो बहुत ज़्यादा कम फीस होती है। तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि उनको क्या करना है, एक तरीके से शैक्षिक अवसर प्रदान, वो अपॉर्चुनिटी सरकार देती है कि वो भी अपने आप को क्या कर से आगे बढ़कर आएँ और अपने समाज में एक तरीके से अपना नाम एक तरीके से स्थापित कर सके। तो इसलिए सरकार करती है। तो यही चीज़ का ये है ना कि जो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शैक्षिक अवसर प्रदान करना, 1986 की जो नीति थी इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें की गई थी। इसकी ये चीज़ें ये विशेषताएं रही हैं। और नेक्स्ट है विकलांग लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल देना, इसका एक ये भी मोटिव रहा है। नेक्स्ट है 14 वर्ष की आयु तक के सभी छात्रों को सार्वभौमिक भागीदारी एवं प्रतिधारण सुनिश्चित करना। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जो 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, उनको एक तरीके से निःशुल्क और एक तरीके से अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। निःशुल्क के साथ साथ क्या होना, एक तरीके कंपलसरी होना कि हाँ उनको शिक्षा क्या करनी, गेन करना ही करना है। तो यही चीज़ें। नेक्स्ट आपका मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कूल के लिए गति निर्धारित करना, कि उनके लिए एक तरीके से स्कूल, गांव के अंदर बहुत से स्कूलों को बनाना जिससे कि क्या हो सके, जो गांव के बच्चे वो भी पढ़ लिख के क्या हो सके, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके अपने लाइफ में और देश के लिए कुछ काम कर सके। तो यही चीज़ है। और तकनीकी प्रबंध शिक्षा पर जोर देना, कि इसका टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान रहा है। जो 1986 की जो नीति थी उसके अंदर उन्होंने ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया था। प्लस इसकी ये विशेषता नहीं थी कि वो अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शैक्षिक अवसर प्रदान करवाते, वो अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर जो विकलांग लोग हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, मतलब ये चीज़ें हैं, ये समानता को बढ़ावा देता है शिक्षा। तो इसकी ये विशेषता नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्या क्या मूल सिद्धांत रहे हैं, क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स रहे हैं। तो इसके अंदर क्या गया था ना कि इस प्रकार की शिक्षा नीति में शैक्षिक ढांचे को 10+2+3 संपूर्ण देश में लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको बताती हूँ। जिसमें प्रथम 5 वर्ष के प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पश्चात 3 वर्ष उच्च, जैसे कि आपको पता ना 1st to 5th क्लास तक हम प्राथमिक शिक्षा, फिर जो हमारे 6 to 8 होते हैं वो हमारे 3 वर्ष तक हमारी जो उच्च प्राथमिक शिक्षा होती है, फिर जो हमारी 9th-10th होती है वो हमारी क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था 9th-10th क्या होती है, हमारी जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा होती है। फिर जो हमारी 11th-12th हो जाती है जिसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। आपने गाँव में भी जरूर सुन रखा होगा
कि इसने क्या कर लिया है, इंटर कर लिया है या इसने मैट्रिक कर लिया। तो जो मैट्रिक होती है वो हमारी 10th तक होती है, जो इंटर होता है वो हमारा 12th तक होता है। तो यही चीज़ है कि 2 वर्ष की जो इंटरमीडिएट स्तर की जो शिक्षा है उसको प्रोवाइड करना। फिर जो 3 वर्ष की स्नातक, जो हमने ग्रेजुएशन की जो डिग्री लेते हैं, अब आप जैसे कि हो जाएंगे ग्रेजुएटेड, अब आपने 6 सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएटेड पर्सन कहलाएंगे। तो ये क्या है, हमने इस टाइप से अपनी शिक्षा को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है 10+2+3 में। इस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो इसका मेन सिद्धांत, इसका मूल जो सिद्धांत था वो इसी टाइप से था कि अपनी जो उन्होंने शिक्षा का क्या कर रखा था, एक तरीके से इस टाइप से इसको क्या कर रखा था, विभाजित कर रखा था, जिसके अंदर फिर इसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन लाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर किया जाता था। तो यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली की संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिले के मध्य विभाजित की गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी जो पहले शिक्षा नीति थी वो एक तरीके से इसको क्या किया गया है, इसको हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला के मध्य विभाजित किया गया है। कि मान लीजिए कोई वो स्टेट लेवल पे कोई वो है शिक्षा को लेकर कुछ चीज़ें बनाने, जैसे कि आप देखते ही हैं कि अब दिल्ली में जो केजरीवाल था उसने स्कूलों में कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई थी लोगों को, बेंचेस, स्कूल में उन्होंने बहुत से कंस्ट्रक्शन का काम भी करवाया था। आपने ज़रूर देखा होगा अपने आसपास के स्कूल में, ज़रूर आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा। अगर जो बच्चा दिल्ली से है, कोई रिलेट करता है, तो उसने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि हाँ, जो इस टाइम पे स्कूलों में बहुत सी चीज़ें क्या की थी, प्रोवाइड की गई थी। तो ये सब किसने थे, राज्य सरकार ने किया था। बट हाँ, वही चीज़ें केंद्र सरकार के लेवल पर अगर मान लीजिए कुछ शिक्षा के लिए कुछ नीतियाँ बनाई जानी है, जो बहुत ज़्यादा, जैसे नई शिक्षा नीति आई थी अभी फिलहाल ही, तो उसमें क्या हुआ, इसने सरकार ने भूमिका अपनाई थी। ऐसे ही जिला, अगर कोई गाँव हो गया, गाँव में अगर कुछ निजी लेवल पर स्कूल के अंदर कुछ वो करवाना है, प्रोग्रेस करवाना है, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करवाने स्कूल के अंदर, तो वो सब कौन देखता है, वो जिला। तो यही चीज़ है ना कि जो शिक्षा नीति है ना, जो शिक्षा है ना, उसको हमने एक तरीके से जो शिक्षा की प्रणाली को हमने संपूर्ण मतलब भागों में बांट दिया है। संपूर्ण जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला सरकार के अंतर्गत बटी हुई है। तो अब आपने इसको देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसके प्रिंसिपल्स के अंदर कि इस शिक्षा नीति में देश की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान एवं अवसर दिया गया था, जिसके मध्य क्या गया है, निम्न वर्ग के छात्रों की बुनियादी शिक्षा का प्रबल हो सके। इसके अंतर्गत क्या किया गया था ना कि जो अल्पसंख्यक जो वो है, मतलब इसके अंदर क्या किया गया था, जो जनसंख्या, जैसे जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उन पर ध्यान दिया गया था, या फिर नागरिकों को जो निःशुल्क शिक्षा उनको प्रोवाइड की जाए, इस पर वो ध्यान दिया गया था। उनको अवसर प्रदान की, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिससे कि वो क्या हो सके, आगे बढ़कर आ सके। आपने देख रखा होगा कि कई जो वो होते हैं, जो गवर्नमेंट होते हैं, वो कई वो निकालती, स्कीम्स निकालती, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो मतलब पेपर देगा, अगर उसने अच्छे मार्क्स ले आया तो उसका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है, और फिर उसका खर्चा कौन उठाता है, सरकार उठाती है। आपने ऐसे जरूर सुन रखा होगा। तो ये सब क्या है, ये सरकार उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, उनको वो अवसर दे रही है, जिसके थ्रू क्या कर सके, वो अपने एक तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, जो छात्र होते हैं ना, निम्न वर्ग के जो छात्र होते हैं, उनको भी एक तरीके से वो शिक्षा को वो प्राप्त कर सकेंगे ईजी वे में। एंड नेक्स्ट है इसके मूल सिद्धांत के अंतर्गत कि इस प्रकार की शिक्षा नीति में विशेष रूप से विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, जो उनकी फिजिकली, मानसिक जो उनकी मेंटालिटी, उनका व्यवहारिक, जो उनका एक तरीके से उनका व्यवहारिक के ऐसा क्षेत्र को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता था, मुख्य स्थान दिया गया था। कि उनको क्या करना है, एक तरीके से उनको इस टाइप से उनको डेवलप करना है। उनका एक तरीके से उनका फिजिकली डेवलपमेंट तो हो ही साथ साथ उनकी मेंटालिटी भी अच्छी हो, उनके व्यवहार भी अच्छा हो, किसी के साथ बातचीत करने का तरीका हो, उसको इस टाइप की भी शिक्षा प्रदान करवाना था। तो यही चीज़ की गई है ना, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। तो 1986 की जो नीति थी, मूल सिद्धांत थे, इसके अंतर्गत ये चीज़ें रखी गई थी। अब इस नीति के में मुख्य रूप से जो 1986 की नीति की बात कर रहे हैं हम, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस नीति के मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देते हुए उसे राष्ट्रीय रूप से स्वीकार करने पर क्या गया था, बल दिया गया था। इसके अलावा इसमें छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु ब्लैक बोर्ड योजना का भी निर्माण किया गया था, जिससे देश के कम से कम जो लगभग 90 छात्रों को इस योजना का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो यही चीज़ की गई थी कि जो सरकार है वो क्या करते रहते हैं, नई नई योजनाएं निकालती है, जिससे कि छात्रों को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। अब हम देखते हैं 1986 और 1968 की जो नीति है उसके अंदर क्या चीज़ें डिफरेंसेस देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या सरकार ने पॉलिसीज़ को लाया था, क्या क्या इसके अंदर उनका उद्देश्य रहा था, और फिर 1986 के अंदर क्या क्या उनका मोटिव रहा था, क्या क्या उद्देश्य रहा था, क्या क्या सिफारिशें रही थी, इनको हम देखते हैं। तो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बहुत से डिफरेंसेस है, जिसको हम नीचे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के आयु के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर अधिक बल दिया गया था, जबकि जो 1986 के अंतर्गत है ना, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानता को दूर करने पर अधिक बल दिया गया था, कि जो समूहों के बीच जो असमानता है उन पे अधिक बल दिया गया था कि हाँ, इसको क्या कह सके, खत्म किया जा सके। और जो 1968 की थी उसके अंतर्गत 14 साल तक के बच्चों को क्या कहा जाता है, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड की जा सके, इसके ऊपर अधिक बल दिया गया था। तो आपने देख लिया कि इस टाइम पे क्या चीज़ पे हमने ज़्यादा फोर्स किया था। फिर जब ये चीज़ें ठीक हो गई तो उसके बाद हमने क्या चीज़ पे फोर्स किया कि हाँ, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, असमानता को दूर किया जाना चाहिए सामाजिक उस स्तर पर। अब नेक्स्ट डिफरेंस है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का निर्माण शिक्षा के स्तर को बेहतर करने एवं शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था, कि जिससे कि क्या हो सके, इनका निर्माण की शिक्षा जो व्यवस्था है उसको क्या कह सके, अच्छे से चलाया जा सके। और जबकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की, इसका निर्माण कृषि क्षेत्र से संबंधित एवं व्यावसायिक क्षेत्र पर बल दिया गया था, जिसके मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो सरकार थी उसने किस पर अधिक बल दिया था, एग्रीकल्चर के ऊपर। और हमारी जो आधी से ज़्यादा जो जनसंख्या होती है वो हमारी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होती है, उनका एक तरीके से घर बार उसी से एग्रीकल्चर के उससे ही चल रहा होता है। और जो 28% कुछ होती है वो हमारे उद्योग क्षेत्र में होती है, जो 1 और 2% होती है वो हमारी टेरिटरी तृतीय क्षेत्र में होती है। तो यही चीज़ें हैं। तब आपने देख लिया कि किस टाइप से इसमें क्या क्या, इसमें हमने कृषि क्षेत्र पे अधिक ध्यान दिया था, व्यावसायिक क्षेत्र पे कि हम अपना व्यवसाय किस टाइप से वो कर सके, इसके ऊपर हमने ध्यान पे अधिक बल दिया था शिक्षा के ऊपर। और इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ शिक्षा को एक तरीके से बेहतर रूप से चलाने के लिए कि अच्छे स्तर से ये क्या सके, काम कर सके, इसके ऊपर अधिक बल दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 मुख्य रूप से पाठ्यक्रम पर केंद्रित थी, मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है इसके ऊपर ध्यान इसका केंद्रित था। परंतु जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 थी ना, उसने पाठ्यक्रम के साथ साथ जो पाठ्यचर्या पर भी क्या किया था, ध्यान केंद्रित किया था, जो विद्यार्थियों की सुलभता को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। उसने सिलेबस को भी ध्यान दिया, उसने क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर भी ध्यान दिया इस 1986 की नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 देश के सभी नागरिकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने का क्या करती है, अवसर प्रदान करती है, कि सभी को क्या हो, समान रूप से क्या हो, शिक्षा प्रोवाइड हो। परंतु जो 1986 की जो नीति थी उसने निम्न वर्ग के लोगों को, इसने तो दिया था कि सभी को इक्वल शिक्षा प्रदान हो, बट जब सभी को इक्वल शिक्षा उसने बोला तो जरूरी नहीं ना कि हर वर्ग को वो प्रोवाइड हो पा रही भी रही कि नहीं हो पा रही। परंतु जो 1986 ने उसने अधिक बल किस पर दिया था, जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उन पर अधिक बल दिया था कि उनको क्या हो सके, अधिक से अधिक मतलब निःशुल्क क्या शिक्षा क्या की जा सके, प्रोवाइड की जा सके। तो इसके अंतर्गत इसके ऊपर ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने का कार्य किया गया था। और जबकि जो 1986 की जो थी उसके अंदर मूल्यांकन, उसका एक तरीके से इवेल्यूएशन करना कि क्या से एक तरीके से उसका ऑब्जर्वेशन करना कि बच्चों ने क्या क्या किया है, उसमें सिर्फ जो हमारी 1968 के अंदर था कि हाँ, परीक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया था कि बच्चों ने पूरे साल में ये चीज़ पढ़ी है तो उसको लेकर परीक्षा करनी है। परंतु जो 1986 में उसमें ये ध्यान दिया गया था कि बच्चों को जब परीक्षा हुई तो उसके बाद उनको कैसे एक तरीके कौन सा बच्चा किस चीज़ के लिए कितना एबल है, इस चीज़ पर ध्यान दिया गया था। क्योंकि उसने फिर ऑब्जर्वेशन, उसका मूल्यांकन किया कि कितने बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा 100 में से 98 मार्क्स ला रहा है और दूसरा बच्चा 68 ला रहा है और तीसरा बच्चा 33 मार्क्स ला रहा है, तब इसका इवोल्यूशन करना कि किस टाइप का बच्चा जो है किस टाइम के लिए ज़्यादा एक तरीके से बेस्ट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ नॉर्मल सा कि हाँ, आप किस काम के लिए कितना, कौन सा बच्चा कैसा है, इसके ऊपर इसने ध्यान दिया था 1986 की शिक्षा नीति के अंतर्गत। अब इसके अंदर जो 5 पॉइंट मैंने ऊपर पढ़ाए हैं आपको, वही 5 पॉइंट मैंने आपको नीचे भी लिख के दिए गए हैं कि इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था आपके 6 से 14 साल के आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। परंतु जो इसके अंतर्गत था, इसके अंतर्गत क्या कहता था, जो शिक्षा को क्या करना था कि सभी तक पहुंचाई जाए, मतलब कि एक तरीके से जो निम्न वर्ग है उस तक की शिक्षा को भी प्रोवाइड की जा सके। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कुछ भी ना हो, कि इसके अंतर्गत क्या किया गया था, सामाजिक समूहों के बीच असमानता को दूर करने पर अधिक बल दिया गया था। और जबकि इसमें क्या गया था कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या की जा सके, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। तो मैंने वही जो ऊपर पॉइंट बताया, मैंने आपको जस्ट वही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें वो कर रखी हैं, लिख रखी हैं। नेक्स्ट आपका अब जो आपका जो थर्ड था आपका 1992 का जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसको आप POA भी अगर आपको कहीं कहीं पे लिखा मिल जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैं आपको कितनी बार वो चीज़ें सारी कंफ्यूजन में आपको क्लियर करते हुए चलती हूँ ना, जिससे कि अगर आपके पेपर में कुछ दूसरी टर्म भी पूछ लेना तो आपको ये ना लगे कि हाँ मैम ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था, ये वर्ड कहाँ से आ गया। तो इस टाइप का मैं आपको हर टाइप का वो जो है आपका डाउट वो सब क्लियर करते हुए चलती हूँ वीडियो के अंदर ही, जिससे कि बच्चे ये ना बोल सके कि मैम आपने ये चीज़ तो बताई नहीं। और साथ ही साथ जो भी ये POA है ना, इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन को हम एक तरीके से वो भी कहते हैं,
संशोधन जो आपका है ना शिक्षा नीति, हाँ संशोधन शिक्षा नीति भी हम इसको कहते हैं। 1992 की संशोधन शिक्षा नीति है, क्योंकि इसका हमने 1986 में सुधार करके, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने लिखा गया है कि भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन के साथ ही उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किया और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। मतलब जो जो उसके अंदर कमी रह गई, जो चीज़ें उसको ऐड करनी थी, जो जो चीज़ें उसमें मॉडिफिकेशन करना था कि हाँ ये चीज़ें थोड़ी कम अच्छी हैं, मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो इसमें कुछ अलग से जोड़कर जो चीज़ें करनी थी वो इसमें 1992 की जो शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एक्शन भी कहते हैं, सॉरी प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं। मेरे मुँह से पावर निकल गया, तो अब आप समझ चुके होंगे। और कार्य योजना 1986, जो ये मैंने लिख रखा है, कार्य योजना 1986 में 24 भागों में विभाजित थी, जबकि जो कार्य योजना जो 1992 है ना, मतलब कार्य योजना का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आप ले सके चल सकते हैं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो 1986 की, वो 24 भागों में विभाजित थी, परंतु जो हमारी जो वो है ना, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, कार्य योजना 1992 जो है वो 23 भागों में विभाजित है। और यही चीज़ मैंने आपको ले रहा है। वो 23 भाग क्या क्या है, इसके उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं पहले, कि जब POA है जो वो क्या कहते हैं हम उसको, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है 1992 का, उसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य क्या है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो 1986 की राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम में 1992 का मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करना, कि जो राष्ट्र में एक तरीके से अच्छी प्रणाली स्थापित की जा सके, जिसका उद्देश्य है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रोवाइड हो, सामान्य बच्चों के साथ असमर्थ विकलांग बच्चे के साथ पढ़ाई करे, जो सामान्य बच्चों के साथ ही कह सके, जो विकलांग बच्चा वो भी एक अच्छे से स्टडी कर सके, उसको कुछ भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, इस टाइप से क्या करना, अपनी शिक्षा नीति को क्या करना, वो करना, बनाना, और किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जा सके, इसके अंतर्गत ये इसका उद्देश्य रहा है। अब इसका एक एक इसके ईजी वे में मैंने पॉइंट वाइज मैंने आपको जैसे बताया, मैंने आपको लिख कर दे रखा है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को तक सार्वभौमिक पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निरंतर सुधार, ताकि सभी बच्चे सीखने के लिए आवश्यक स्तर को प्राप्त कर सके, तो ये चीज़ की गई थी। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है कि विकेंद्रीकृत योजना और प्राथमिक शिक्षा का अच्छा प्रबंधन करना था। थर्ड पॉइंट है सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा के साधनों का महत्व करना। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल वे में क्या करना है, एक तरीके से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनफॉर्मल वे में दूरस्थ शिक्षा के साधनों का क्या करना, एक तरह से उसका यूज़ करना महत्व है। फोर्थ इसका उद्देश्य है कि असमर्थ जो विकलांग जो स्टूडेंट जो डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चों को शिक्षा को बढ़ाने एवं बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाना चाहिए, कि जो इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, इन पर स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए। मान लीजिए अगर मान लीजिए 20 क्लास में वो हैं स्टूडेंट हैं, उनमें से अगर मान लीजिए 2 बच्चे जो ऐसे हैं वो क्या हैं, डिसेबल हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उन 20 के जो साथ वो बच्चों को पढ़ा रही हैं वो तो उनको पढ़ाना ही चाहिए, परंतु जो मान लीजिए उनको एक स्पेशल थोड़ा सा वो भी दिया जाना चाहिए, वो अटेंशन भी दिया जाना चाहिए, जिससे कि क्या कर सके बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो यही चीज़ कि उनको भी क्या करना चाहिए, उन पर भी जोर दिया जाना चाहिए, उनको भी बढ़ावा दिया गया था। इसका उद्देश्य ये था। एंड फिफ्थ उद्देश्य इसका ये है कि अभ्यास के माध्यम से बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देना, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की प्रैक्टिस की जाए, जिससे कि क्या हो सके, उनमें सुधार किए जा सके, उनमें कौशल प्रशिक्षण देना, यही चीज़ है। 6 पॉइंट है आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने पर माध्यमिक स्तर पर मेधावी बच्चों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करना था। 7th माध्यमिक स्तर तक पर कक्षा 10th के लिए सामान्य मूलभूत पाठ्यक्रम बनाया गया था। तो इसके ये उद्देश्य रहा है, जो आपका POA है ना, क्या कहते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, उसका उद्देश्य यही चीज़ें थी कि हमें जो 14 साल तक के बच्चों को एक तरीके से शिक्षा तो प्रोवाइड करवाना ही, परंतु सार्वभौमिक शिक्षा की पहुंच भी कराना, मतलब बच्चों को एक तरीके से निरंतर सुधार वो करना, निरंतर शिक्षा प्रोवाइड करवाना, ये चीज़ थी। इसके अंदर मैंने आपको लिख रखा था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को सार्वभौमिक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी वाली जो एजुकेशन हो उसको निरंतर सुधार, ताकि बच्चे सीखने के लिए क्या हो, आवश्यक स्तर को प्राप्त कर सकें, जो उनको चाहिए वो चीज़ उनको मिल सके। 8th पॉइंट है, उसका उद्देश्य ये है, हमारा जो POA है, क्या कहते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की क्या एक तरीके से उसका उद्देश्य है कि असमर्थ विकलांग बच्चों की समस्या को दूर करने पर भी प्रयास किया गया था। इसका एक ये भी मोटिव है कि हम क्या कर सकें, जो डिसेबल बच्चे उनकी समस्याओं पर क्या कर सकें, ध्यान एकत्रित करके उसको दूर करने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं इसकी सिफारिशें क्या रही थी।
तो जो इसकी जो सिफारिशें थी उसमें प्रारंभिक शिक्षा, अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था ना कि कार्य योजना जो POA 1992 में भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में शिक्षा के नामांकन एवं पर्याप्त शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश को उल्लेखित किया गया था। जैसे कि 1968 में भी यही किया गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करना चाहिए था, शिक्षा अनिवार्य की गई थी। और यही हमारा 1992 की शिक्षा के अंतर्गत भी किया गया था कि उनको क्या करना था, उनको पर्याप्त एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रोवाइड करवाना था। और इस कार्य योजना के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रारंभिक स्तर में बाल केंद्रित शिक्षा एवं बहुश्रेणी शिक्षण की अवधारणा और विधियों को शामिल करना था। और सतत और व्यापक मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। तो यही चीज़ है कि इसके अंतर्गत भी प्रारंभिक शिक्षा की ये सिफारिशें की गई थी। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हमें क्या क्या चाहिए कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या करना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसके अंदर ये कहा गया है। नेक्स्ट आपका इसका सिफारिशें थी प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा को लेकर। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि कार्यक्रम 1992 में ECCI के स्तर पर 2 वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय प्रारंभिक बचपन शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता है। कि इसके अंतर्गत ये किया गया था ना कि क्या करना था कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की सिफारिश की गई थी कि इसके अंतर्गत ये भी ध्यान दिया जाए इसके ऊपर। इसकी ये सिफारिश की गई थी 1992 की, जो हमारी वो था ना क्या कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसके ऊपर ये ध्यान दिया गया था। जिसके इसमें लिख भी रखा है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के न्यूनतम स्तर पर प्ले वे एवं गतिविधियां आधारित सामग्री पर विकास और दृष्टिकोण को अपनाना प्रमुख था। इसमें ये भी सिफारिश की गई थी। और कार्य योजना 1992 ने बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया और इसकी सिफारिशों में विकेंद्रीकृत योजना का कार्यान्वयन और प्राथमिक का अच्छा प्रबंधन शिक्षा का भी सुझाव था। तो इसके अंतर्गत ये सिफारिशें इसके अंदर की गई हैं। नेक्स्ट आपका माध्यमिक शिक्षा। अब 1992 की कार्य योजना में माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की विस्तार से की मान्यता है। जैसे कि इसके अंदर अब ये किया गया ना कि इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य जो है ना पिछड़े वर्गों का माध्यमिक शिक्षा की भागीदारी में सुधार भी शामिल है। इसके अंदर ये सिफारिशें की गई थी। 1992 की कार्य योजना में पुनर्गठित और माध्यमिक विद्यालय बोर्ड की स्वायत्तता का विस्तार किया। इसके अलावा यह कार्य योजना ने छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए क्या किया था, दूरदर्शी विचार पर प्रस्ताव वो किया था, जारी किया था। नेक्स्ट आपका व्यावसायिक शिक्षा। इसके अंदर ये सिफारिशें की गई थी कि जो आपका प्राथमिक शिक्षा थी उसके अंदर 14 साल तक के बच्चों को एक तरीके से अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाना था, ये चीज़ थी। और आपका जो बचपन वो था ना प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, इसके अंतर्गत आपको एक तरीके से जो गतिविधियाँ हैं जो क्रियाकलाप होते हैं उस पर ध्यान आकर्षित किया गया था। इसके अंदर ये ध्यान वो किया गया था, क्या कहते हैं, सिफारिश की गई थी। ऐसी जो माध्यमिक शिक्षा है उसके अंतर्गत आपको क्या किया गया था ना, जो वो है ना आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएं, पिछड़े वर्गों को माध्यमिक शिक्षा की एक तरीके से भागीदारी को शामिल करना था, इसके अंदर ये सिफारिश की गई थी। और इसके अलावा कार्य योजना के ने छात्रों के बीच जो डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए भी किया गया था, दूरदर्शी विचार पर प्रस्ताव रखा था। तो इसके अंतर्गत ये भी इसमें सिफारिश की गई थी कि क्या किया जा सके, जो छात्र हैं उसको डिजिटल तौर पे क्या करना है, डिजिटल साक्षरता उनको एक तरह से प्रोवाइड करवाना, डिजिटल साक्षरता शिक्षा उनको देना। तो ये चीज़ है। अब आपको ऐसे व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो क्या सिफारिश रही थी 1992 की शिक्षा नीति के अंतर्गत, 1992 की शिक्षा नीति क्या हमारी जो वो है ना व्यावसायिक शिक्षा, उसके अंतर्गत क्या था, तो POA 1992 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा व्यक्तिगत उत्पादकता और राष्ट्रीय क्षमता में विकसित के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ साथ और समाज के प्रति सही रवैया रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा का निर्धारण करने पर सिफारिश की गई थी कि एक तरीके से हमें क्या करना चाहिए, वो जो व्यावसायिक शिक्षा है इसका भी एक तरीके से निर्धारण करना चाहिए, इसको भी आगे आना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, हम एक तरीके से अपना व्यवसाय उसका पेशा समाज के प्रति क्या हो सके, अपना वो रख सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट है महिला शिक्षा। अब इसके ऊपर भी जोर दिया गया था कि इस कार्यक्रम की योजना में महिलाओं की शिक्षा के लिए भी क्या किया था, प्राथमिकता दी गई थी। इसके साथ साथ महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया था। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता के साथ साथ उनकी कानूनी साक्षरता में भी सुधार करने के लिए भी क्या गया था, इस कार्यक्रम में वो स्थापित किया गया था कि हमें महिला की जो शिक्षा है इसके पे क्या से ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं को शिक्षा प्रोवाइड की जा सके। जो महिलाएं नहीं भी प्रोवाइड करवा पा रही उनको भी एक तरीके से आगे आने का अवसर मिला। फिर क्या होना, एक तरीके से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, जिससे कि क्या सके, कानूनी साक्षरता का उनको ज्ञान किया जा सकती है। तो इसके अंतर्गत इसका मेन मोटिव यही था। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा। अब कार्यक्रम के तहत वयस्क शिक्षा के अवसरों में सुधार का प्रस्ताव है। इस POA
1992 में ग्रामीण, शहरी एवं दूरस्थ में रहने वाली महिला छात्र दूरस्थ शिक्षा जैसे औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा, एक ओपन स्कूल सिस्टम, नवीन कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे, यह सुझाव शामिल है। इसके अलावा छात्रों की सूक्ष्म योजना का लाभ तथा या जो महिलाएं वयस्क रहते हुए निरक्षर थी उस पर ध्यान क्या करना था, ध्यान केंद्रित करना था कि वो बड़ी तो हो चुकी थी, वयस्क तो हो चुकी थी, परंतु कैसी थी, निरक्षर थी। तो उसके ऊपर इनका क्या करना, मेन मोटिव था प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत कि मतलब कि बूढ़े होने के बाद भी जैसे शिक्षा हम ग्रहण करते हैं ना, कोई भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो उस टाइप की क्या करना था, प्रौढ़ शिक्षा इनको दी गई थी। किस किस टाइप से इसमें सिफारिश की गई थी इसके बारे में हम बता रहे हैं कि आपका व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कैसी सिफारिश थी, महिला शिक्षा के अंतर्गत कैसी सिफारिश की गई थी आयोग के थ्रू, या प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत। तो यही चीज़ इसके अंदर आपको बताई जा रही है। तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत क्या था, क्या कार्यक्रम के तहत वैश्य शिक्षा के अवसरों पर सुधार का प्रस्ताव है। और इस POA 1992 में ग्रामीण, शहरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिला छात्र दूरस्थ शिक्षा क्षेत्रों जैसे अनौपचारिक शिक्षा या ओपन स्कूल सिस्टम, नवीन कार्यक्रम में लाभान्वित होंगे, यह सुझाव शामिल है। इसके अलावा छात्रों के लिए सूक्ष्म योजना का लाभ एवं जो महिलाएं वयस्क रहते हुए निरक्षर पे उन पर ध्यान केंद्रित करना था। तो यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बता दी थी, वैसे तो मैंने दोबारा आपको इसको रिपीट कर दिया एक बार, जिससे क्या आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आ जाए। तो इसके अंदर यही किया गया था ना कि जो एक तरीके से जो हमारे जो प्रौढ़ अवस्था वाले जो व्यक्ति हैं उनको किस टाइप की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो इसके अंतर्गत इसमें बताया गया था कि महिलाएं जो निरक्षर रहती हैं परंतु वो प्रौढ़ में क्या करना चाहती हैं, वो सीखना चाहती हैं। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि कई जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो भी क्या करते हैं, शिक्षा को गेन करते रहते हैं बहुत ज़्यादा वो लंबे समय तक। तो यही चीज़ है कि क्या करना है कि इसमें प्रौढ़ शिक्षा में क्या क्या सिफारिश की गई थी इसको भी ध्यान में रखकर वो करना था। 1992 के अंतर्गत इसके ऊपर भी प्लान किया गया था। ऐसे ही निःशक्त छात्रों की शिक्षा, इसके अंतर्गत अब क्या था कि समिति POA जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 ने कुछ महत्वपूर्ण कदम विकलांग छात्रों के लिए भी सुझाए थे। विशेष छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समावेशी कक्षाएं एवं शिक्षकों की परीक्षण के लिए नया शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम क्या करना था, विकसित किया जाना था। इसके अंतर्गत क्या करना था, निःशक्त छात्रों की शिक्षा को क्या करना था, इसके अंतर्गत जो विशेष छात्रों को जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करा था, वो समावेशी कक्षाएं एवं छात्रों के परीक्षण के लिए नया शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम क्या करना था, स्थापित करना था। इसके साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा जैसे कार्यक्रम को पूर्ण उन्मुख करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। तो आप समझ चुके होंगे कि क्या कैसे कैसे सिफारिश अलग अलग टाइम पे कैसे कैसे की गई हैं। प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर उसके बाद आपकी क्या आ गई थी, प्रौढ़ शिक्षा, महिलाएं शिक्षा। तो इसके अंतर्गत ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आपका कि शिक्षा की गुणवत्ता। अब इसमें 1992 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता उसके शिक्षकों की गुणवत्ता से निर्धारित होगी, जो इस बात पर जोर देगी जो शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों में उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है। और स्कूली शिक्षा के शिक्षकों से साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए विशेष शिक्षा में सुधार उन्मुखीकरण की सिफारिश की गई थी कि अब तक जो शिक्षा की जो स्तर है, गुणवत्ता है, उसमें भी क्या की जा सके, सुधार किया जाए। तो इसके अंदर यही किया गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या सिफारिश किस किस टाइम पे कैसी कैसी सिफारिशें की गई थी 1992 की जो शिक्षा नीति थी उसके अंतर्गत। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि POA जो आपको प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है, या आप उसको कह लीजिए संशोधात्मक वो क्या कहते हैं, संशोधात्मक क्या करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होना, या फिर आप इसको NEP वो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आपका नेशनल ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं इस 1992 के अंतर्गत। आपने देख लिया क्या क्या सिफारिशें थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बार जरूर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको इस चैनल से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई थी कि यूनिट फर्स्ट का आपको मैंने फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड कर रखा था, और यूनिट सेकंड का भी मैंने आपको ऐसे कुछ 6 और 7 पार्ट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपकी हेल्प होगी। आपके एग्जाम में मैं बता रही हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख कर चले आते ना, अगर आपने कुछ नोट्स वोट नहीं भी मेंटेन किए, फिर भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने की चांसेस हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।